बेसिक है, कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टेबल है और पिवट टेबल, पिवट चार्ट और फार्मूलाज और एडवांस फिल्टर और पेज सेटअप। ये सारा कुछ आज के सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोग जो है वो एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं, एक्सेल आप जानते हैं, काम करते हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है कि एक्सेल क्या चीज है। कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनका सीखना जरूरी होता है, ठीक है, जिसमें से मैं सबसे पहले अगर जिक्र करूं तो वो मेरे पास है जी पेज स्पेशल। अब पेज स्पेशल क्या चीज है? नॉर्मली तो हमारे पास अगर हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, और हम वहां से किसी डाटा को कॉपी करते हैं। अब जब हम डाटा को कॉपी कर रहे होते हैं तो डाटा जिस जगह से हम कॉपी करते हैं उस जगह के अंदर फॉर्मेट, वैल्यूज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वेलिडेशंस, एवरीथिंग वो वहां से कॉपी कर लेता है। हर चीज वहां से कॉपी हो जाती है। अब दूसरी जगह पे जाके आपको क्या चीज पेस्ट करनी है, इसको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटी सी शीट बना मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शीट बनाई। ये मेरे पास यहाँ पे सीरीज नंबर है, नेम है, और ये है जी मेरे पास सैलरी, और यहाँ पे मेरे पास इसका जो है वो बोनस अमाउंट है, और यहाँ पे टोटल सैलरी है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शीट जो है वो बना रहा हूँ। अच्छा, और अब मैं सीरीज नंबर यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हैं और फार्मूले के जरिए भी दे सकते हैं। नेम वगैरह मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखने की बजाय हम यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 कर दें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 1। सैलरी वगैरह हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंट बिटवीन का, उसकी मदद से हम वैल्यूज ले सकते हैं। 50,000 से लेकर और 80,000 तक की वैल्यूज मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 50 और कॉलम 80 कामा 80,000 लिखा। कंट्रोल इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। बोनस अमाउंट में चाहता हूँ कि हर एक को यहाँ पे 5% मिलना चाहिए। टोटल सैलरी हो जाएगी सैलरी प्लस बोनस अमाउंट। आप नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक शीट जो है ये क्रिएट हो चुकी है। आर्ट एच पी अपना शोर काबू में रखें जी, आप म्यूट कर लें अगर मसला है तो। आपकी तरफ से शोर नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, तो आवाज नादिर साहब कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही। आवाज सबके लिए क्लियर है? अगर आपका अपना कोई मसला है तो उसको ठीक कर लें। ये शीट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है और इसको मैंने एक फॉर्मेट दे दिया है। ऊपर की जो फील्ड्स हैं इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। मैं अगर इसके कलर को चेंज करना चाहूँ, आर्ट एच एच मेरे पास एक शार्ट की है, वो मैंने यहाँ पे यूज की और इसका कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। आपको नजर आएगा यहाँ पे वैल्यूज हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स भी डाल देता हूँ। कमेंट्स कैसे डाले जा सकते हैं? एक्सेल 365 में नोट्स कहते हैं। बाकी अगर आपके पास से पुराना वर्जन मौजूद है तो वहां पे आपके पास डायरेक्ट कमेंट्स आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये वाला जो एम्प्लॉय नंबर SMP नंबर 92 नंबर है, ये मेरे पास यहाँ पे मैनेजर है, इसके लिए मैंने ये वाला कमेंट यहाँ पे डाल दिया। इस कमेंट को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं और किसी भी दूसरी जगह पे इसको पेस्ट करना चाहूं, तो मैंने जब यहाँ से डाटा को कॉपी किया तो ये वैल्यूज भी साथ कॉपी हो चुकी हैं, ये फार्मूला भी हो चुका है। मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए, तो मैं अब यहाँ पे पेज स्पेशल को यूज करूंगा। ALT-ES पेज स्पेशल की शॉर्ट की है। यहाँ पे ALT-ES को जैसे ही आप प्रेस करेंगे या फिर Ctrl-Alt-V को प्रेस करेंगे तो पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स चाहिए, तो आपने कमेंट्स को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया। अब ये वाले कमेंट्स यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए। लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए एक शॉर्ट की यूज होती है जिसका नाम है F4। क्या नाम है? F4। F4 को मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी किया तो ये वाला कमेंट यहाँ पे भी आ चुका है। इन वैल्यूज को, ये जो मैंने रन बिटवीन की मदद से कुछ वैल्यूज ली हैं, ये बार बार चेंज हो रही हैं। कोई अगर आपसे कह दे कि फार्मूला को खत्म करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए, फार्मूला को खत्म करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए। भाई साहब, जिसको आवाज नहीं जा रही ना, तो वो आवाज का ना जाना उसका अपना मसला है, यहाँ से कोई मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को म्यूट रखें, आपकी तरफ से शोर आएगा तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। साउंड बिल्कुल यहाँ से जा रही है, ठीक है। ओके जी, और अब यह है जी कि हमने यहाँ पे कमेंट्स एक जगह से लिए दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दिए। कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मुझे फार्मूला को खत्म करना है, आप क्या करेंगे? आप वहां से उस वैल्यू को, उस जगह को वहां से कॉपी करेंगे, उसके बाद आप पेज स्पेशल को ALT-ES की मदद से लेके आएंगे और वहां पे आप एज ए वैल्यू उसको पेस्ट कर देंगे, फार्मूला वहां से खत्म हो जाएगा। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ से कॉपी करें दूसरी जगह पे जाके उसको पेज स्पेशल कर दें। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्शन की, Ctrl-C को प्रेस किया,
यहाँ पे जो कुछ मौजूद है, इसका फॉर्मेट, इसके कमेंट्स, इसके फार्मूलाज, इसका सब कुछ, वो सारा कुछ यहाँ से कॉपी हो चुका। दूसरी जगह पे हमारे पास रिक्वायरमेंट बनती है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट ले लें, तो Alt+E+S को प्रेस करें पेज स्पेशल के तौर पे। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का एक रेडियो बटन है, ऑप्शन बटन है, इसको क्लिक करें, ओके को प्रेस करें, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी जगह से डायरेक्टली फार्मूला को कॉपी कर लें, जिस तरीके से मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और Alt+E+S पे स्पेशल के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला के ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके को प्रेस किया, तो आपके सामने यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। वो अलग बात है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, बिकॉज के यहाँ पे जो इसके रिलेटिव रेफरेंसेस हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल, एक जगह से आपने डाटा को कॉपी किया, उसके अंदर आपके वैलिडेशन, आपके कमेंट्स, आपके एवरीथिंग वहां से कॉपी हो चुके हैं। दूसरी जगह पे आपको हुक्म मिलता है कि हमें सिर्फ कमेंट्स चाहिए, तो फिर आप पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट्स एंड नोट्स मिलेंगे MS365 के अंदर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट ओके को प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे कमेंट्स अब यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी इसी डेटाबेस को आप एज ए पिक्चर दूसरी जगह पे पेस्ट करें, तो आप कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करें, आप पेस्ट स्पेशल में जाएं और बिल्कुल लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपका ये डेटाबेस यहाँ पिक्चर की सूरत में सेव हो चुका है, लेकिन ये लिंक्ड नहीं है, ये लिंक्ड नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये डेटाबेस वहां से लिंक भी हो, आप जो चेंजिंग यहाँ पे करें तो वो चेंजिंग दूसरी जगह पे भी होती रहे, फिर आप क्या करेंगे, आप वहीं पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके आपके पास ऑप्शन है पेस्ट एज लिंक, इसको आपने किया। अब आप देखेंगे इसके और इसके दरमियान में आपके पास यहाँ पे लिंक बन चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, मैंने यहाँ पे कलर को चेंज किया तो यहाँ पे देखें कलर चेंज हो चुका, मैंने यहाँ से वैल्यूज को डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी वैल्यूज डिलीट हो चुकी है। अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका डेटाबेस MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, तो उसके लिए भी आप सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ से डाटा कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको पावर पॉइंट को ओपन करना है। पावर पॉइंट जब आप ओपन करेंगे, चूंकि वहां पे स्लाइड्स बनती हैं, आप पहली स्लाइड के ऊपर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, Alt+E+S को प्रेस करेंगे, Alt+E+S को प्रेस करेंगे। मैं अब यहाँ पे एक न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पुराने जो बॉक्सेस हैं इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने क्लिक किया, ये डिलीट हो चुके हैं। अब मैंने वहां से ऑलरेडी डाटा कॉपी किया हुआ है, अगर MS एक्सेल में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं उसका लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, Alt+E+S को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, और ये पहली ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, इसको चेक रखें, ओके करें। आपका वो डाटा यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ डाटा ही नहीं आया, कंप्लीटली उसका फॉर्मेट, उसके कमेंट्स, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं इसके पूरे कलर को चेंज कर दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका भी कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा MS पावर पॉइंट में। अगर आप यहाँ से कलर को खत्म कर देते हैं, मैंने यहाँ पे कलर को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको कलर खत्म होता हुआ नजर आएगा। दो चीजें होती हैं, एक आप डाटा को पेस्ट करते हैं, डाटा को एज ए लिंक पेस्ट करते हैं, दूसरा आप डाटा को एज ए पिक्चर पेस्ट करते हैं, दोनों के अंदर फर्क है। डाटा को एज ए पिक्चर अगर आप पेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि आपका हर चीज उसके अंदर, आपके वैल्यूज, उसके फार्मूलाज, उसके फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग वहां जाके पेस्ट हो जाती है, लिंक हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डाटा को वहां से लिंक करना चाहते हैं, आपने Ctrl+C किया, एक नई शीट के ऊपर आप गए और यहाँ पे आपने Alt+E+S को प्रेस किया और पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपका वो वाला डाटा यहाँ से लिंक्ड है। कौन से वाला डाटा? ये वाला डाटा, ये सारे का सारा इससे लिंक्ड है, लेकिन सिर्फ डाटा लिंक है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे लिंक नहीं है। अगर आप वहां से डाटा को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चेंज नजर आएगा, लेकिन सिर्फ 0 नजर आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये वहां पे लिंक है। तो डाटा लिंक होने की सूरत में सिर्फ और सिर्फ डाटा लिंक होता है, डाटा पिक्चर लिंक होने की सूरत में
उसकी हर चीज वहां पे लिंक हो जाती है। पे स्पेशल के अंदर जब आपने एक दफा डाटा को कॉपी किया हुआ है, पे स्पेशल में आपके पास काफी सारी चीजें हैं, आप इनको बारी बारी देख सकते हैं। आपके पास वैल्यूज है, फॉर्मेट है, फार्मूलाज है, कमेंट्स हैं, वैलिडेशंस हैं, और इस तरीके से बारी चीजें। अगर आपके पास यहाँ पे किसी जगह पे काफी सारी वैल्यूज लिखी हुई है, मैं यहाँ से लेकर और नीचे तक ये मैंने काफी सारा एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यूज ले लूँ रन बिटवीन की मदद से। रन बिटवीन की मदद से मैं यहाँ पे वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ, और वो वैल्यूज हैं जी 1000 एंड 5000 के दरमियान। कंट्रोल इंटर को प्रेस किया, काफी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे कहा जाता है कि इन वैल्यूज के अंदर अब मुझे इनको वैल्यूज में चेंज करना है, क्योंकि ये बार बार चेंज होती रहेंगी। मैं इनको चेंज नहीं करना चाहता। कंट्रोल सी को प्रेस करें, RTS वैल्यूज को पेस्ट कर दें, आपका डाटा अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ओके जी, मुझे कहा जाता है कि इन तमाम वैल्यूज के अंदर हमें 100 या 500 को प्लस करना है, ऐड करना है, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी फार्मूला एंड एनी फंक्शन। क्या करेंगे आप, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, RES को प्रेस करेंगे, यहाँ से ऐड के बटन को प्रेस करेंगे। ये 100 जो है हर एक वैल्यू के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे फार्मूला लगा होगा तो ये एज ए फार्मूला ऐड होगा, अगर वैल्यू है तो एज ए वैल्यू ऐड होगी। फार्मूला का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कुछ परसेंटेज अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने परसेंटेज अप्लाई किया 8% का, और इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया। अब देखें, इन दोनों को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करने जा रहा हूं, तो मैंने ड्रैग कर दिया, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में प्लस हो गई, ये वाला आंसर आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं इनके अंदर 500 को प्लस कर दूं, किसके अंदर, इसके अंदर। तो अब जब मैं यहाँ से 500 को कंट्रोल सी और यहाँ पे आके RTS और ऐड करूंगा, तो आपको नजर आएगा कि बाकायदा यहाँ पे ये एज ए फार्मूला ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, उसने पहले उन दोनों को प्लस किया ब्रैकेट में बंद करके मैथ के उसूलों के मुताबिक, लास्ट में जाके फिर उसके अंदर 5, और ये 5 हर एक के अंदर प्लस हुआ है। अब मैं अगर इस 5 को यहाँ से डिलीट भी कर दूं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप डाटा को ऐड भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आप डिवाइड भी कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, पे स्पेशल के अंदर। अब पे स्पेशल की आपको तकरीबन समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, इतने टाइम में तकरीबन इतना ही हो सकता है। उसके बाद बात आ जाती है जी कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। कस्टम फॉर्मेट में अगर हम इंस्ट्रक्शन पास करेंगे तो उसको डबल ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे। कस्टम फॉर्मेट में अगर हमें टेक्स्ट को जगह देनी है तो फिर हमें उसको @ का साइन यूज करना पड़ेगा। अगर हमें नंबर को जगह देनी है तो हम यहाँ पे हैश का टैग यूज करेंगे। 10 इज इक्वल टू 1 एनी नंबर होता है, ये आपने जहन में रखना है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क का जो काम है उसको खत्म करना है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्लैश को आप यूज करेंगे। अब देखें, आगे चलते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग की कुछ अब यहाँ पे मैं मिसालें आपको देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स मौजूद थे, इन नंबर्स को नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एम्प्लॉय नंबर्स है। ऑर्डर ये हुआ कि आपने इन एम्प्लॉय नंबर से पहले 0 लगाना है, हर एक से पहले यहाँ पे 0 होना चाहिए। और भी कई तरीके हैं 0 लगाने के, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग में भी आप 0 अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप जाते हैं हर एक के ऊपर यहाँ पे 0 लगाते हैं, 0 लगाते हैं और इंटर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे 0 की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा क्या हो जाएगा, वो खत्म कर देगा। अब करेंगे क्या, कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे आफ्टर सिलेक्शन द डाटा। आपने डाटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 को प्रेस किया, और यहाँ पे आपके पास कस्टम आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 10 इज इक्वल टू 1 एनी नंबर। जितने नंबर यहाँ मौजूद हैं उतने जीरोस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर मौजूद हैं, तो हमने यहाँ पे 4 0 अप्लाई किए। अब जितने जीरोस मजीद चाहिए उतने अप्लाई करेंगे। मुझे 3 0 चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे 4 और 3 7 0 यहाँ पे लगाए टाइप के अंदर। ओके को प्रेस किया, आपको नजर आ गया कि हर एक से पहले यहाँ पे 0 लग चुका है। आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर है, आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एक नंबर है और उसको मैं अब फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ। जैसे ही हमने शनाख्ती कार्ड के नंबर को एंटर किया, उसका फॉर्मेट ये बन चुका। पहला मसला ये खड़ा हो गया, आप इसको जितना मर्जी ओपन करें ये ऐसे ही रहेगा।
इसका हल क्या है, जस्ट कंट्रोल वन को प्रेस करें। कंट्रोल वन को प्रेस करने के बाद आप कस्टम पे जाएं। कस्टम में जाने के बाद जनरल की जगह पे आप 0 टाइप करके इंटर को प्रेस करें। आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर ठीक हो चुका। नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद ये छोटा सा ऑप्शन बटन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको सीरीज के अंदर फिल कर दें। शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास आ चुके हैं। आपके पास, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे पहले 5 नंबर्स के बाद डैश आ जाए, लास्ट नंबर से पहले डैश आ जाए। अगर आप मैनुअली ये काम करेंगे तो ये आपके डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप देखें जब डाटा टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। डाटा अगर आपका नंबर में होगा तो वो हमेशा राइट की तरफ जाएगा। डाटा लेफ्ट अगर टेक्स्ट में बन जाएगा तो वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। लेफ्ट की तरफ जब डाटा चले जाता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होती। यही मसला हम करते हैं, ये गलती हम करते हैं डेट टाइप करते वक्त और या फिर कोई भी नंबर टाइप करते वक्त। तो बाकायदा अगर आपने नंबर पे कैलकुलेशंस करनी है तो आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग में जाके मैनुअली कोई भी काम नहीं करेंगे। अभी देखें, मैं इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस ओड का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो। तो आप देखें ये मुझे क्या कह रहा है, वैल्यू। क्यों कि ये टेक्स्ट है। अगर इसी फार्मूला को मैं नीचे ले आऊं तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई देगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट भी आ जाए और ये एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट भी ना हो। तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, जितने आपके पास ये नंबर्स मौजूद हैं उतने जीरोस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं इनको ठीक कर लेता हूँ, इनके बीच में से डैशेस को खत्म कर दिया। कंट्रोल वन को प्रेस किया, कस्टम में गए। कस्टम में जाने के बाद उतने जीरो आप टाइप करें जितने जितने नंबर्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। जब आपको पता चले कि अब जीरो का इजाफा हो रहा है, उसके बाद आप किसी भी जीरो से पहले जाके आप यहाँ पे डैश का साइन लगा दें। आपने लगा दिया, इंटर को प्रेस करें। आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर अब बाकायदा शनाख्ती कार्ड के फॉर्मेट में ढल चुका। आप किसी भी नाम से पहले ऑटोमेटिकली मिस्टर या मिस लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम कोई भी नाम लिखें और उससे पहले मिस्टर या मिस लग जाए, या उससे पहले हमारे पास बुलेट्स नंबर इंसर्ट हो जाए। एमएस वर्ड के अंदर काफी सारा काम आसान है। एमएस एक्सेल में हर काम को एक प्रोसीजर के तहत करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूं कि इस एरिया में मुझे नाम लिखने हैं और मेल्स के नाम है और हर नाम से पहले मैं मिस्टर चाहता हूं। तो कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं यहाँ पे मिस्टर लिखूंगा, साथ में डेसिमल का साइन लगा दूंगा। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि नीचे लिखना क्या है यूजर ने। तो यूजर ने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट को जगह देने के लिए हमें यूज करना पड़ता है @ का साइन। @ का साइन लगाया, ओके को प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पे लिखते चले जाएं। आपने लिखा यहाँ पे असद, आपने यहाँ पे लिखा नोमान, आपने यहाँ पे लिखा फहद, और ये सारा कुछ लिखता चला जा रहा है। और ये वाला एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसी एरिया के अंदर सिर्फ ये फॉर्मेट यहीं तक महदूद है, बाकी अक्सर तक नहीं। यहाँ पे आप जब भी नाम लिखेंगे उसके साथ ये मिस्टर का इजाफा खुद ब खुद करता चला जाएगा। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे नाम लिखें, उनके साथ ऑटोमेटिकली बुलेट्स नंबर आते रहें। एक्सेल में बुलेट्स नंबर हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर आपके पास नॉर्मल वाला कीबोर्ड है, आप Alt के बटन को प्रेस करें, 5 को प्रेस करें, छोड़ दें, 2 को प्रेस करें, छोड़ दें, 3 को प्रेस करें, 7 को प्रेस करें और उसको छोड़ दें। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है करेक्टर का, आप करेक्टर को यूज करते हुए आप बुलेट्स नंबर ले सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो के बटन को प्रेस करें, > के साइन को प्रेस करें। आपके पास यहाँ पे काफी सारे इमोजीज और बुलेट्स आपके पास आ जाते हैं। इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बटन यूज किया है, मैंने विंडो 10 में रहते हुए विंडो का बटन और > का साइन यूज किया है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूं, विंडो का बटन है और > का साइन है। क्या हासिल होता है इससे, अगर आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है, करेक्टर का फंक्शन भी आपको नहीं पता, तो आपने ना कीबोर्ड से विंडो का बटन और > का साइन यूज करना है। कोई भी करेक्टर जो आपको यहाँ से पसंद आता है उसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और वो आपके सेल में यहाँ पे आ जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जब भी मैं नाम लिखूं तो उनसे पहले बुलेट नंबर आना चाहिए। तो फिर मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और अब मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर बुलेट इंसर्ट करता हूं।
तो 8 और 8 को प्रेस करता हूं या 8 और 9 को प्रेस करता हूं, चूंकि मैं नॉर्मल वाला कीबोर्ड यूज कर रहा हूं, बाकी तरीके मैंने आपको बता दिए। साथ हम यहाँ पे @ का साइन लगा देंगे। अब जब भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे आपको नजर आएगा इसके साथ क्या आ रहा है, एक बुलेट नंबर यहाँ पे साथ साथ इंसर्ट होता चला जा रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ओके हो गया। आपने अपने नंबर्स के साथ अगर केजी वगैरह लीटर्स वगैरह लिखना हो, मैनुअली आप ये काम नहीं करेंगे। अगर आप मैनुअली ये काम करते हैं, आपने लिखा 5 kg और फिर आपने लिखा यहाँ पे 6 kg और दोनों को सम कर दिया, एरर दे देगा। पहले तो सम नहीं होगा। अगर आपने बाय फोर्स यहाँ पे रेफरेंस ले भी लिया, आप यहाँ पे बाय फोर्स इसका रेफरेंस ले भी लेते हैं, ये यहाँ पे 0 कर देगा। वजह क्या है कि ये टेक्स्ट है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे केजी भी लगे, लीटर्स भी लगे और मीटर्स भी लगे और साथ कैलकुलेशन भी होती रहे। तो अभी मैंने आपको बताया था Ctrl+1 को प्रेस करें, कस्टम में चले जाएं। कस्टम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, लिखना आप क्या चाहते हैं, नंबर। लिखना क्या चाहते हैं, नंबर। नंबर को स्पेस देने के लिए आपको हैश का टैग यूज करना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखना चाहते हैं आप, उसके साथ केजी का इजाफा लगाना चाहते हैं, तो फिर आप केजी को किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। आपने लिखा यहाँ पे केजी, ओके को प्रेस किया। अब आप यहाँ पे लिखे नंबर, 7 kg खुद ब खुद चला आ रहा है। आप इसको आप सम करें, सम भी हो जाएगा। इसने आपको बता दिया 675 यहाँ पे सम हो गया और 7 kg का इजाफा भी हो चुका है। आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है उसको एक्सेल के उसूलों के मुताबिक करनी है। अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे, कल को जब आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे वहां पे कैलकुलेशंस नहीं होंगे। ओके हो गया। यहां तक आपको कस्टम फॉर्मेट का क्लियर है। पास्ट टाइम आपसे कहा जाता है आप अपनी वैल्यूज को मिलियंस के अंदर कन्वर्ट कर दें, आप अपनी वैल्यूज को केस के अंदर, थाउजेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। अब कैसे करेंगे, आपको एक और चीज मैं बता दूं, 1 कामा, ये जो कामा सेपरेटर लगता है, दिस इज इक्वल टू 1000, 2 कामास इज इक्वल टू 1000, 1000 मतलब 1 मिलियन। एक कामा किसके बराबर होता है, 1000 के। 2 कामास किसके बराबर होते हैं, 10 लाख के। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालना चाह रहा हूँ। पहले थाउजेंड्स की बात करते हैं। थाउजेंड्स में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को जगह देने के लिए 0 लगाएंगे और उसके बाद 1 कामा लगाएंगे, बिकॉज 1 कामा इज इक्वल टू 1000 और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके को प्रेस कर दें। अब आप यहाँ पे लिखें, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, 2K। अब आप यहाँ पे लिखें, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, 15K। आप यहाँ पे लिखें 1000 किसमें कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो 2K आया, हालांकि हमने क्या लिखा था 1500, उसकी वजह क्या है कि हमने इसको डेसिमल दिया नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे डेसिमल भी आ जाए तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल भी दे सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ये वाला जो आपके पास यहाँ पे साइन मौजूद है, इसके बाद आपने डेसिमल का साइन लगा देना है। अगर आपके पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स इस तरीके से मौजूद हैं जो कि मिलियंस के अंदर हैं और आप उनको अब मिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी हैं, और अब क्या करेंगे, अब आपको डबल कामा अप्लाई करना पड़ेगा। 0 के बाद आपने यहाँ पे लिखा 0 और 0 के बाद आप अगर डेसिमल साथ लगाना चाहते हैं तो फिर आप दोबारा 0 लिखेंगे। लेकिन अगर आप डेसिमल नहीं लगाना चाहते तो फिर आप 0 के बाद डबल कामा देंगे और साथ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिलियन। अब ये मिलियन के अंदर आपका डाटा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हमने कुछ शीट इस तरीके से बनाई हुई है जिसमें हमें पास फेल को लिखना है, पास फेल को लिखना है और स्पेसिफिक एक कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मार्क्स हैं, इन मार्क्स के अंदर से मैं कुछ मार्क्स यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ जी रन बिटवीन की मदद से कुछ मार्क्स मेरे पास यहाँ पे जी 150 और 950 के दरमियान ये मेरे पास मार्क्स आ चुके हैं। मैं अगर इसका रिजल्ट यहाँ पे तैयार करना चाहता हूँ और मेरे पास क्या है, जो क्राइटेरिया है वो है जी कि 350 से अगर मार्क्स ज्यादा है तो उसको पास होना चाहिए, अदरवाइज इसको फेल होना चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो आप इफ के फंक्शन को यूज करेंगे। इफ का फंक्शन कैसे यूज होता है, आप इफ लगाएंगे, ये वाला शायद रेफरेंस देंगे और इसको करेंगे जी ग्रेटर देन 350। अगर ये हो तो फिर इसको पास होना चाहिए, अदरवाइज इसको फेल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको फेल कर दिया। ठीक है। और इस पास के जो स्पेलिंग है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर, इंटर को प्रेस करें। आप देखिए जो नंबर आपके पास 350 से ज्यादा हैं वो सारे के सारे पास हैं, जो 350 से कम है वो सारे के सारे फेल है। ये तो काम हमने किससे किया,
ये काम हमने किया इफ के फंक्शन से। लेकिन अगर आपको इफ के फंक्शन का नहीं पता और आप ये चाहते हैं कि आप नंबर इंटर करें, पास फेल खुद ब खुद आता रहे, तो फिर कस्टम फॉर्मेट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप वो काम कर सकें। अभी मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस को आप कहाँ पे लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ग्रेटर देन 350, ये क्या है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। तो हमने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 350, तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, वो हमारे पास यहाँ पे पास। अब इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे क्या आ गया, जितनी भी वैल्यूज ग्रेटर देन 350 हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस पास को तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अदरवाइज अगर ये ना हो, ये जो दरमियान में सेमीकोलन लग जाता है, ये दो कोड्स को सेपरेट कर रहा होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे फेल हो। आप देखें इंटर को प्रेस करके, तो जो मार्क्स आपके पास 350 से ज्यादा हैं वो सारे के सारे पास हो चुके हैं, बाकी फेल है। अब आप ये चाहते हैं कि जो फेल है उसको कलर को रेड कर दिया जाए, तो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं बड़ी ब्रैकेट में, आप यहाँ पे रेड कर दें, ओके को प्रेस करें। अब देखेंगे जो फेल होगा वो यहाँ पर रेड हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको चंद ये वाली चीजें हैं इनके यूज का पता हो, मैंने आपको बताया बड़ी ब्रैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, एट द रेट लिखते हैं, टेक्स्ट की जगह पे हैश का टैग लगाया जाता है, नंबर की जगह पे 0 = 1 एनी नंबर डबल कोटेशन मार्क के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। ये जो आपके पास से बैक स्लैश आ रहा है, ये किस लिए यूज होता है, जब आपने कोटेशन मार्क के पावर को जाया करना हो तब जाके। अब ये पावर को जाया करना क्या चीज है, ये एक अलग से फंक्शन है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा। ये वाला आपके पास क्या है, अपॉस्ट्रॉफी का साइन है, इसको आप इंचेस फिट्स के लिए यूज करते हैं। ये आपके पास अगर इसको यूज करते हैं डबल कोटेशन मार्क को, तो ये इंचेस के लिए यूज होता है। अगर आपको किसी सेल के अंदर 1 फीट और 0.5 इंचेस लिखना हो तो आप फिर उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये मैनुअली तरीका है, अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो वहां पे आपको इनका यूज करना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास एक और सब्जेक्ट है, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज है, आप अपने सेल को फॉर्मेट करते हैं विद स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकता है, वैल्यूज ग्रेटर देन सम वैल्यूज हो सकती हैं। मेरे पास यहाँ पे सेल है, यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस है और यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल के वैल्यूज ले लूँ, तो मैंने नीचे तक लिया और रैंड बिटवीन की मदद से कुछ वैल्यूज ले ली। मैं चाहता हूँ कि 50,000 से लेकर और 150,000 तक की वैल्यूज आनी चाहिए। कंट्रोल एंटर को प्रेस किया, वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस लेना चाहता हूँ, तो इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक्सपेंस जो है वो 50,000 एंड यहाँ पे 120,000 के दरमियान होना चाहिए। कंट्रोल एंटर को प्रेस करेंगे या नीचे की तरफ बैलेंस क्या आएगा, वो लाजमी बात है आपके पास सेल माइनस एक्सपेंस, ये आपके पास बैलेंस आ चुका है। अब आपसे कहा जाता है कि आपके पास वो वैल्यूज जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं और आप उनको जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यूज को, जो 60,000 से ज्यादा है, 70,000 से ज्यादा, ग्रेटर देन 70,000 वैल्यूज शुड बी हाईलाइटेड विद द रेड कलर या विद ग्रीन कलर। तो फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन जरूरी है, वो आप जरूर करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, पहला हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन की ऑप्शन। यहाँ पे देखें इसने खुद से एक अमाउंट ली है जो कि हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन 60,000, तो हमने यहाँ पे 60,000 किया। अब जैसे ही ये फॉर्मेट इसका अपना है, अगर अपना फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में, आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको येलो होना चाहिए, येलो हो चुका, ओके करें। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज सारी की सारी ग्रेटर देन 60,000 है। अगर मैं चेंज करूंगा तो जो वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटर देन 60,000 होती चली जाएंगी वो ऑटोमेटिकली येलो कलर के एक ही कॉलम में आप दो रूल, दो या दो से ज्यादा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि 60,000 से जो कम के वैल्यूज हैं उनको क्या होना चाहिए, अलग से कलर में। तो अब मैंने यहाँ पे लेस देन 60,000 लिखा और इसके कलर को मैं ग्रीन हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे वो वैल्यू जो कि 60,000 से नीचे होंगी वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगी, बाकी यहाँ पे येलो हो जाएगी। बैलेंस में आते हैं और आपको हुक्म मिलता है कि वैल्यू अगर आपका अमाउंट माइनस से नीचे चले जाता है, इफ द अमाउंट इज लेस देन 0, माइनस में वैल्यू कब जाती है, जब आपका अमाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मौजूद था, आपने 100 किसी को दे दिया, आपके पास क्या बचा, 100 में से 100 गया, 0 बच गया। अब आप क्या करना चाहते हैं, आपको भी जरूरत है, जब आप किसी से लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो चाहे जितने मर्जी हो। तो जब
वैल्यू जीरो से नीचे चली जाती है वो माइनस में हो जाती है। तो अगर हमें हुक्म मिलता है कि बैलेंस अगर माइनस में हो तो उसको रेड होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन जीरो, माइनस के लिए लेस देन जीरो, ओके को प्रेस करें। जो वैल्यूज माइनस में जा रही हैं उनका कलर आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। आपसे कहा जाता है कि आपकी इस रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स मौजूद हैं। आप यहां से जाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, टॉप 10। टॉप 10 का मतलब क्या है, 10 बड़ी अमाउंट से, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बड़ी अमाउंट, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होती चली जाएगी उसको यहाँ पे हाईलाइट करता चला जाएगा। ये देखिए, मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ उसको हाईलाइट कर रहा है। आपके पास एक एरिया के अंदर काफी सारे नाम मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि इन नामों में से किसी स्पेसिफिक नाम को हाईलाइट होना चाहिए। अब हम कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हर बंदा कर लेता है तकरीबन, अगर थोड़ी सी कोशिश करे। कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है किस चीज की, फंक्शंस की, फार्मूलाज की। आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, तब जाके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम आ जाएं जो कि रैंडमली नाम हो, तो मैं अब यहाँ पे दो फंक्शंस को यूज कर रहा हूँ, चूज और रैंड बिटवीन को, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास चार नाम होने चाहिए। 1 to 4 लिखा, पहला नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकरम, और तीसरा नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकबर, और चौथा नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इकराम। मैंने यहाँ पे ये चार नाम लिए, कंट्रोल इंटर को प्रेस किया, आपको नजर आएगा यहाँ पे रैंडमली कुछ नाम आ चुके हैं, काफी सारे नाम रैंडमली इस एरिया में आ गए। मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां अली लिखा हुआ है उसको बोल्ड होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, आपके पास कंडीशन क्या है, अली को बोल्ड होना चाहिए, अली को बोल्ड होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास यहाँ पे न्यू रूल मौजूद है, यहाँ पे जाए यूज अ फार्मूला। फार्मूला क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपको कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो रो को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे मुझे किसी भी न रो को न कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, क्योंकि अली रो में भी लिखा हुआ है, कॉलम में भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन दूंगा, ये वाला शायद रेफरेंस दूंगा, और F4 को प्रेस करूंगा ताकि इसको मैं फ्री कर दूं, इक्वल टू करूंगा इसको मैं अली के। और अब मैं जाऊंगा यहाँ से फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से मैं फॉन्ट में जाऊंगा और बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा। आप देखेंगे जहां जहां पे अली है उसको ये चेंज करके उसको बोल्ड करता चला जा रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे जो लिखें इस सेल के अंदर, ये वाला जो सेल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सेल के अंदर हम जो कुछ लिखें उसको हाईलाइट होना चाहिए, उसको बोल्ड होना चाहिए। अब जस्ट आप क्या करेंगे, आप अपने रूल को मैनेज करेंगे, तो आप मैनेज रूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जहां पे आपने अली लिखा था इस अली को आपने यहाँ से डिलीट करने के बाद ये वाला सेल रेफरेंस दे देना है। और अब आप फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बोल्ड ऑलरेडी था, मैं चाहता हूँ फिल भी कलर होना चाहिए, कलर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें। अब देखें ये वाला सेल था जिसमें हमें लिखना था, मैंने यहाँ पे अली को लिखा तो अली को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया, बोल्ड कर दिया गया। मैंने यहाँ पे इकराम को लिखा तो इकराम को यहाँ पे बोल्ड और हाईलाइट कर दिया गया। अब मैंने यहाँ पे अकरम को लिखा तो अकरम को यहाँ पे बोल्ड और हाईलाइट कर दिया गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको फंक्शंस का आना जरूरी है। आपके पास इस सेशन का 1 मिनट रह गया है, इस सेशन का आपके पास 1 मिनट रह गया है। अब जैसे ये खत्म होगा फिर जूम 10 मिनट का वक्फा करता है, 10 मिनट के बाद आप फिर दोबारा लिंक भी जाऊंगा, आपको दोबारा फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दो चीजें और हैं वो आपको बताऊंगा और फिर हम पिवट टेबल और फार्मूलाज की तरफ चले जाएंगे। समझ आ गई जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने रो को हाईलाइट करना हो तो कॉलम को आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम को एब्सोल्यूट करेंगे। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है, आप ये चाहते हैं कि जहां अली लिखा हुआ है ये पूरी रो हाईलाइट हो जाए, आप ये चाहते हैं कि जहां पे अकरम लिखा हुआ है वो पूरी रो हाईलाइट हो जाए। तो फिर एब्सोल्यूट करना आप सबको पता होगा, F4 इज द शॉर्ट की, जो कि क्या करता है,
रेफरेंस को एब्सोल्यूट करता है। एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या है कि आप एक रेंज को फिक्स कर देते हैं कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, बाकी जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से होना चाहिए। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट करना, या अक्सर उसको फिक्स करना भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर हम एक सेल के अंदर जो नाम लिखें, ये वाला सेल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें हम जो नाम लिखें तो पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए। तो सिलेक्शन करेंगे उस पूरे डेटाबेस की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे, यूज अ फार्मूला। और फार्मूला क्या है? वो ये है कि इक्वल का साइन आप अप्लाई करें यहाँ पे, ये वाला सेल रेफरेंस है, इससे इसको कनेक्ट करें। उसके बाद आपने F4 को प्रेस करना है। कितनी दफा? 2 दफा। क्यों? कि हम रो को हाईलाइट करना चाह रहे हैं और कॉलम को फिक्स करना चाह रहे हैं। कॉलम से पहले डॉलर का साइन आ चुका है, इसको इक्वल किसके करना है? इसके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मेट हो। ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें। अब आप यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे, उससे जो लाइन शुरू होगी वो पूरी की पूरी लाइन को हाईलाइट कर देगा। अली लिखा तो अली से शुरू होने वाली जितनी भी रोज थी वो सारी की सारी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इकराम को लिखूंगा तो इकराम से शुरू होने वाली जितनी भी यहाँ पे रोज हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बास टाइम क्या होता है, आप ये चाह रहे होते हैं कि आपका जो डाटा है उस डाटा के अंदर, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ली थी ये वाली, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेके एक डेट वाइज में डाटा एंटर कर रहा हूँ। ये मेरे पास अमाउंट्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे उसकी टाइप है। मतलब ये जो अमाउंट मेरे पास आई तो ये 50,000 रुपये थी, और ये मेरे पास सेल थी। एक और अमाउंट यहाँ पे 45,000 रुपये आया, और ये क्या था? एक्सपेंस था। एक और अमाउंट मेरे पास यहाँ पे 60,000 आया, तो ये क्या था? सेल था। एक और अमाउंट मेरे पास 25,000 का आया, तो ये क्या था? ये मेरे पास एक्सपेंस था। डेट आप इस तरीके से यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की एंट्री हो। 1 जनवरी 2022 को मैंने यहाँ पे लिखा, और अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पे 4 डेट्स की एंट्री डाल दी है। और अब आप ये चाहते हैं कि अगर एक सेल के अंदर आप सेल लिखें तो सेल को कंप्लीटली हाईलाइट हो जाना चाहिए। अगर हम एक्सपेंस लिखें तो एक्सपेंस को हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो सिलेक्शन कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से आप हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ से आपने सिलेक्शन की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल पे अप्लाई किया, यूज अ फार्मूला, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और ये वाला सेल रेफरेंस दे दिया, बल्कि ये वाला सेल रेफरेंस दे दिया। और यहाँ से अब आप पूरी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ डॉलर का साइन क्या कहाँ पे लगाना है? ये कॉलम से पहले, कॉलम क्या है? डी है। और उसके बाद आप इसको इक्वल करेंगे किसके? ये वाला सेल रेफरेंस। और फॉर्मेट में जाके आप फॉर्मेट अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया, ओके को प्रेस किया। अब ये वाला सेल रेफरेंस मैंने दिया था, तो अगर यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिखूंगा तो एक्सपेंस को हाईलाइट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं सेल लिखूंगा तो सेल को हाईलाइट कर देगा। ठीक है। तो किसी भी सेल को बेस बना के आप उनको वहां से हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, बास टाइम हमारे पास एक ही रेंज के अंदर वैल्यूज भी होती हैं और टेक्स्ट भी होता है। हम ये चाह रहे होते हैं कि यहाँ से इस रेंज के अंदर से टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाए। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ वैल्यूज, और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वैल्यूज के अंदर, क्योंकि ये फार्मूला लगा हुआ है। कुछ मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो टेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से ले लिया और इसको यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी जगह पे टेक्स्ट हो, तो इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया। इसकी जगह पे भी टेक्स्ट हो, इसकी जगह पे भी टेक्स्ट हो, इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और इसको इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इस टेक्स्ट की अब मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पहले वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी थी उसको डिलीट कर दूं, खत्म कर दूं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, और यहां से खत्म। अब क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाए तो उसको हाईलाइट किया जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहां से आपने न्यू रूल के ऊपर क्लिक करना है, यूज अ फार्मूला, इक्वल का साइन। और अब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए फार्मूला यूज होता है इस टेक्स्ट का। और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और ये वाला सेल रेफरेंस दे देंगे, और एब्सोल्यूट किसी भी सेल को नहीं करेंगे क्योंकि यही हमारे पास कॉलम है और यही रो है। और पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इक्वल का, और यहाँ पे ओके को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ जहां जहां टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हाईलाइट कर दिएगा, या इसके बाद अगर टेक्स्ट लिखा जाएगा तो उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। अगर नंबर होगा तो उसको ये हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है। अगर नंबर को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर दोबारा आप यहाँ पे चले जाएं, न्यू रूल पे अप्लाई करें, और अब जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा इस नंबर का।
इन फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए। ये वाला नंबर है और इसको हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं करते तो F4 से इक्वल, और यहाँ पे हम इसको अलग से कलर में ये वाला कलर लिया और ओके को प्रेस कर दिया। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे मैनेज रूल में कोई गलती हुई है, यहाँ पे इज नंबर, ये इसका फार्मूला यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है, अब ओके को प्रेस कर दें तो आप देखेंगे जहां जहां नंबर्स हैं उनका कलर अलग से हाईलाइट है, जहां जहां पे टेक्स्ट है उसका कलर अलग से हाईलाइट है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए आपको फंक्शंस का जानना जरूरी है। कंसेप्ट सिर्फ इसका इतना ही है कि आप अगर रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कॉलम को एब्सोल्यूट करेंगे, कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो रो को एब्सोल्यूट करेंगे। ये अगर मेरे पास वैल्यूज थी जिनको मैंने यहाँ से अब लिया हुआ है और अब मैं चाहता हूं कि इनको यहाँ से मैं कॉपी करूं और नीचे लाके यहाँ पे इनको मैं एज ए वैल्यूज पेस्ट कर दूं, तो एज ए वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं नाम दे दूं जनवरी का, और राइट साइड की तरफ मैं इसको ड्रैग कर, तो ये मेरे पास यहाँ पे जून तक का डाटा आ चुका है। कुछ वैल्यूज मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इसके अंदर ही इजाफा कर लेता हूँ और इंटर को प्रेस कर लेता हूँ। इंटर को प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग कर दिया और ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। क्या हो गया कि ये आपके पास जनवरी का डाटा है, और उसके बाद आपके पास फरवरी का डाटा है, फिर आपके पास मार्च का डाटा है, फिर आपके पास अप्रैल और जून मई का डाटा है। और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सेल हो जिस सेल में हम कोई भी महीना लिखें या वो महीना वहां पे आ रहा हो तो फिर उस पूरे कॉलम को हाईलाइट हो जाना चाहिए। ये महीने लिखे हुए हैं, इनको यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ALT शार्ट की है, आप उसको यूज करें। ALT लिस्ट के तौर पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सोर्स में ये वाला पूरे का पूरा, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया। अब यहाँ पे देखें आपके पास सारे के सारे महीने आ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। आप ये चाहते हैं जब यहाँ से महीना सेलेक्ट हो तो पूरा कॉलम उस महीने का हाईलाइट हो जाए, तो क्या करेंगे आप यहाँ से सिलेक्शन शुरू कर देंगे। यहाँ से सिलेक्शन, नीचे की तरफ सिलेक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम के अंदर यहाँ से आप न्यू रूल को अप्लाई करेंगे। न्यू रूल को अप्लाई करने के बाद यूज फार्मूला, और अब फार्मूला क्या बनेगा, इक्वल का साइन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, इक्वल करेंगे इसको। अब क्या है, कॉलम की बारी है, तो कॉलम के लिए हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा रो को। रो से पहले डॉलर का साइन आ चुका है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। कलर हम चाहते हैं कि ये वाला कलर आ जाए, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें। देखिए यहाँ से अप्रैल लिखा हुआ है तो अप्रैल को हाईलाइट कर दिया गया। अगर आप यहाँ से फरवरी हाईलाइट सेलेक्ट करेंगे, फरवरी को हाईलाइट कर दिया गया। अप्रैल को करेंगे, आप यहाँ पे कोई और महीना करके देखें, जनवरी को करें, आप यहाँ पे जून मई को करें, तो उस महीने को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जी अपनी आवाज को म्यूट कर लें सर, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। अच्छा, अब अगर आपके पास एक ही शीट है, एक ही लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पे आपके पास नंबर भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इस तरीके पास मेरे पास ये छोटी सी शीट है, और आप ये चाहते हैं कि यहाँ से टेक्स्ट और नंबर को अलग अलग कर लें, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप पूरी की पूरी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद F5 को प्रेस करेंगे। F5 को प्रेस करने के बाद आप स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से कांस्टेंट पे क्लिक करके अब आपको नंबर चाहिए, तो नंबर नीचे से आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, कंट्रोल C को प्रेस करें, दूसरी जगह पे जाके कंट्रोल V को प्रेस कर दें। नंबर सारे के सारे अलग हो चुके हैं। अगर आपको टेक्स्ट करना है दोबारा आप सिलेक्शन करें, F5 को प्रेस करें, स्पेशल में जाएं, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर क्लिक करें। अब आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया, और अब कंट्रोल C, यही किया ना हमने, गलत तो नहीं हो गया, नंबर F5 और स्पेशल में जाने के बाद कांस्टेंट, और कांस्टेंट में जाने के बाद अब आपके पास क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, कंट्रोल C को प्रेस किया, यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया। आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों अलग अलग हो चुके हैं इस डेटाबेस के अंदर से। कंट्रोल G या F5 ये बहुत जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, हमारे पास टाइम का शॉर्ट बहुत ज्यादा है, पिवट टेबल की तरफ। पिवट टेबल में आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ, वो क्या है, आपने जब भी डाटा एंटर करना है ना उसको कॉलम वाइज। अगर आप डाटा एंटर कर रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ा डेटाबेस भी बना रहे हैं, तो आपको कॉलम वाइज डाटा एंटर करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सीरीज नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रीजन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा
उसकी सेल। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये हो गया इसकी सैलरी, ये हो गया इसका सेल, यहाँ पे इसका जो है ये मेडिकल का एक्सपेंस है, यहाँ पे आके ये एजुकेशन का एक्सपेंस है, यहाँ पे आके ये इसका यूटिलिटी का एक्सपेंस है, और यहाँ पे आके ये इसका रेंट है। ये सारे एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। सीरीज नंबर को ऑटोमेटिक करने के लिए आपको एक फंक्शन बताऊंगा, आपने लगाना है इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ए का, उसको हम यूज करेंगे। बी टू हमारे पास सेल्फ रेफरेंस है, और फिर हम बी टू को यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ बी टू एक दफा लगाया, फिर हमने बी टू लगाया, और पहले वाला जो हमारे पास रेफरेंस है इसको हम एब्सोल्यूट करके इंटर को प्रेस कर देंगे, इसको यस कर देंगे। अब जब भी आप यहाँ पे ब्रांच का नेम लिखेंगे तो आपके पास सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा लाहौर, तो एक सीरीज आ चुका है। मैं यहाँ पे लाहौर को लिखता हूँ पंजाब के अंदर, तो ये अब इसकी सेल मुझे यहाँ पे लेनी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सेल जो है वो यहाँ पे रैंड बिटवीन की मदद से ले लूँ। रैंड बिटवीन हमें वैल्यूज देता है रैंडमली, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2,50,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। सैलरी को मैं इसका परसेंटेज बना देता हूँ। 50% विल बी द सैलरी ऑफ दिस अमाउंट, मेडिकल इज द 7% ऑफ दिस अमाउंट, एंड एजुकेशन इज द 5% ऑफ दिस अमाउंट। और इसी तरीके से यूटिलिटी हमारे पास यहाँ पे कितना होता है आजकल, ज्यादा है 12%, और रेंट जो है वो इसका हो सकता है जनाब कितना, 15%। ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आके इसको ड्रैग कर देंगे, सारे के सारा वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पंजाब है। पंजाब के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, केपीके आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे सिंध आ जाता है। तो अब पंजाब में लाहौर आ रहा है, हम यहाँ पे पंजाब की एक ब्रांच थी लाहौर, केपीके में हमारे पास पिशावर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पिशावर लिख दिया। सिंध में हमारे पास यहाँ पे कराची आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कराची लिख दिया। यही हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। अगर इसके अलावा कोई ब्रांच आएगी हम उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। इन्हीं ब्रांचेस को मैं उठा के यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करता चला जा रहा हूँ, सिर्फ पिवट टेबल का डाटा बनाने के लिए। पिवट टेबल में जब भी आप डाटा बनाएंगे आप उसको इस तरीके से बनाएंगे। आप इसके अलावा अगर अपनी मर्जी से डाटा एंटर करेंगे तो क्या होगा, कल को आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत मुश्किल आ सकती है। ये तरीकेकार है। यहाँ पे सिंपल आपको डाटा इंटर करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको इस तमाम डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल टी, आपका टेबल में कन्वर्ट डाटा हो चुका है। अब जब पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको या तो टेबल डिजाइन में चले जाएं, यहाँ से समराइज विद पिवट टेबल कर लें, या इंसर्ट में चले जाएं, यहाँ से पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर लें। आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में ओपन होना ही होना है। जब ये ओपन हो गया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू शीट है, इसको ओके करें और आप देखें आपके पास यहाँ पे भी टेबल आ जाएगा। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि अगर आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है, ये वाला डाटा है, यहाँ पे वो कैलकुलेशंस जो पिवट टेबल में हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करनी। मतलब अगर आपसे कोई कहे जी सेल के ऊपर जीएसटी कितना है, जनरल सेल टैक्स कितना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। सैलरी पे इनकम टैक्स कितना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करने। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। वो आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो आपको पिवट टेबल में करना है। पिवट टेबल में आपके पास डाटा टेबल एनालाइज के अंदर कैलकुलेशन का एक मुकम्मल टैब रिबन मौजूद है, जहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रीजन की रिपोर्ट लेना चाह रहा हूँ, तो रीजन को मैंने उठा के रो में रखा, और रीजन का मैं सेल लेना चाह रहा हूँ तो सेल को मैंने वैल्यूज में रखा। इसने मुझे बताया कि आपका 3 रीजन की टोटल सेल है। अब मैं इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। फील्ड कौन सी है, वो है सेल की। सेल के ऊपर 15% जीएसटी अप्लाई करना चाहता हूँ। कहाँ पे जाएंगे, पिवट टेबल एनालाइज फील्ड आइटम सेल्स, आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करना है। एक नई फील्ड आएगी जो यहाँ पे आएगी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, एक नई फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आपको कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे नाम रखेंगे उसका, मैं नाम रखता हूँ जीएसटी, किसके ऊपर है, सेल के ऊपर, इक्वल का साइन, यहाँ पे सेल, डबल क्लिक और मल्टीप्लाई बाय 15%। हो गया। अब ओके को प्रेस करें, ये देखें आपके सामने जीएसटी यहाँ पे निकल चुका है। हर रीजन का जीएसटी निकल गया। आप यहाँ पे आपको जीएसटी नजर नहीं आएगा। मैंने अभी आपको बताया था जो काम पिवट टेबल में होता है वो काम आप डेटाबेस में नहीं करेंगे और ना ही होता है। पिवट टेबल में आप सिर्फ और सिर्फ डाटा एंटर करते चले जाते हैं। कल से आपसे कहा जाता है कि जी हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं,
फिर आप वहां पे नहीं जाएंगे बल्कि यहीं पे कैलकुलेटेड फील्ड आप यहाँ पे आएंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल और एक्सपेंसेस। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फार्मूला क्या लगेगा आपके पास, पहला एक्सपेंस क्या है मेडिकल का, प्लस करेंगे, दूसरा क्या है सैलरी का, प्लस करेंगे, डबल क्लिक एजुकेशन प्लस और डबल क्लिक, उसके बाद और भी कुछ है तो वो है हमारे पास रेंट, फिर आपने रेंट को डबल क्लिक किया, फिर प्लस आपके पास जीएसटी नहीं है, ये आपके पास सारा क्या है टोटल एक्सपेंस है, इस पे आपने सिर्फ डबल क्लिक करना होता है, दरम्यान में प्लस का साइन, ओके को प्रेस करें, आप देखें यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, सेल माइनस टोटल एक्सपेंस, तो फिर अब एक नई कैलकुलेटेड फील्ड आएगी, उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर बैलेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इसका क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ बैलेंस क्या होगा, सेल माइनस एक्सपेंस, टोटल सेल, टोटल सेल दिस इज टोटल सेल, और माइनस क्या है, वो है जी आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस का एक फील्ड टोटल एक्सपेंसेस, ये आ गया। ओके को प्रेस कर दें, आप देखें यहाँ पे आपके पास आपकी रिपोर्ट बिल्कुल रेडी है, क्या सेल आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, टोटल एक्सपेंस आ रहा है और आपके पास बैलेंस आ रहा है। अब आप इसमें ब्रांचेस को अगर ऐड करेंगे फील्ड लिस्ट के अंदर जाके तो हर ब्रांच का भी अलग अलग कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ब्रांच को ऐड किया तो हर ब्रांच का अलग अलग कैलकुलेट हो चुका है। मैं आपको जो यहाँ पे एडवाइस करने वाला हूँ वो ये है कि पिवट टेबल का जो खूबसूरत लेआउट है, डिजाइन में जाके हमेशा के लिए आप इसी को यूज करें, टेबुलर फॉर्म। आप जब इसको यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपका डाटा यहाँ पे हो जाता है। अब देखें वहां पे हमारे पास क्या है, डेटाबेस मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नई ब्रांच आ गई, तो मैंने यहाँ पे नई ब्रांच लिखी और ये थी मेरे पास मुल्तान। मुल्तान कहाँ पे आता है, ये आता है पंजाब में। बाकी सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। मेरे पास एक और ब्रांच आ गई और इसका नाम है डीजी खान, मैंने यहाँ पे डीजी खान लिखा और ये कहाँ पे आ रहा है, पंजाब में, मैंने यहाँ पंजाब लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, उस पिवट टेबल में जाके मुझे सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रेश पे क्लिक करना है। आप देखेंगे पंजाब के अंदर मुल्तान और डीजी खान ऐड भी हो चुके हैं, उनकी सेल भी कैलकुलेट हो चुकी है, उसका जीएसटी, उसका टोटल एक्सपेंस और उसका टोटल बैलेंस भी आ चुका है। तो पिवट टेबल में अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाटा ऐड करते हैं और आप रिपोर्ट अलग से जनरेट करते हैं तो आप कभी भी किसी मसले का शिकार नहीं होंगे। कुछ लोग एक्सेल को यूज करते हैं एज ए डेटा एंट्री, और वो क्या करते हैं, जब भी रिपोर्ट की जरूरत पड़ी रिपोर्ट बनाई और उसको बंद कर दिया, फिर रिपोर्ट की जरूरत पड़ी रिपोर्ट बनाई, मैं रिपोर्ट बनाई कैसे, मैनुअली टाइप कर दी। हमेशा याद रखें आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं आपको डेटाबेस अपना मेंटेन करना पड़ेगा, और डेटाबेस मेंटेन करने के लिए आपके पास तरीकेकार यही है, आसान से आसान तरीकेकार। बाद में आप इसके ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करें समरी के लिए, आप इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करें, आपके लिए आसानी रहेगी। अब पिवट टेबल के अलावा अगर हम इसमें फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं कैसे करेंगे, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्या है जी, पंजाब का टोटल सेल कितना है, पंजाब का टोटल सेल कितना है, मतलब क्या हुआ, सेल को सम करना है लेकिन कंडीशन क्या है, पंजाब। तो अब सम के साथ क्या लगेगा, इफ लगेगा, और रेंज क्या होगी, और क्राइटेरिया, जहां से क्राइटेरिया होता है वो हमारी रेंज होती है, याद रखिएगा। जहां से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहां से है, यहां से, और ये मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा। मैं अब यहाँ चाहता हूं कि यहाँ पे जो कुछ लिखा जाए इस सेल के अंदर उसका टोटल सेल मुझे यहाँ पे कैलकुलेट होकर मिलना चाहिए। अब देखें यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि अभी तक यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे लिख दें पंजाब का टोटल सेल, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये अलग कॉलम के अंदर आ चुका है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर ना आए, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस पे ले जाता हूँ। आप देखें आप यहाँ पे आपके पास पंजाब का अलग से सेल आ चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि आपके पास हर सूबा है, आपके पास केपी के आपके पास यहाँ पे मौजूद है, उसका आना चाहिए, आपके पास यहाँ पे सिंध का आना चाहिए। तो सम इफ तो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है और टेबल भी आपके पास मौजूद है, जस्ट आप इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो आपके सामने अब सिंध का, केपीके का और पंजाब का टोटल सेल यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, और रिक्वायरमेंट क्या चेंज हो रही है कि जी आपने यहाँ से पंजाब का और केपीके का तो कर दिया, लेकिन पंजाब के अंदर लाहौर का हिस्सा कितना है, लाहौर की टोटल सेल कितनी है, मुल्तान की टोटल सेल कितनी है। अब क्या हो गया, अब भी आपको सम ही करना है लेकिन डबल क्राइटेरिया के साथ। जब क्राइटेरिया डबल हो जाते हैं तो सम को यूज करते हैं इफ के साथ। इसमें सबसे पहले आपको सम रेंज करना पड़ता है। सम रेंज मैंने यहाँ पे कर दिया।
सम रेंज करने के बाद अब क्या करना है जी, आप जब यहाँ पे कामा, देखिए अब लोग कहते हैं जी फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, आपको खुद ब खुद गाइड करता है सिस्टम। अगर सिर्फ आपको पता हो कि यहाँ पे आपने अप्लाई क्या करना है, आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे सम इफ्स को अप्लाई करें। किस लिए सम इफ्स को अप्लाई करें? क्योंकि आपके पास क्राइटेरिया दो हो चुके हैं, एक क्राइटेरिया ये है, एक क्राइटेरिया ये है। तो सबसे पहले क्या है, नेम रेंज, दूसरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, और फिर क्राइटेरिया पे क्राइटेरिया, 255 क्राइटेरिया तक आप दे सकते हैं। तो आपने यहाँ से सबसे पहले तो आपने सेल को कैलकुलेट करना था, तो वो आपने कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, वो मैं चाहता हूं कि जी यहाँ से मैं इसको, ये चूंकि मेरे पास पंजाब है तो इसको लिया। अब उसके बाद इसका क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है, ये तो क्राइटेरिया रेंज है, इसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ब्रांच का, तो मैं यहाँ से ब्रांच को सेलेक्ट करूंगा। अब इसका क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है, वो ये लिखा। अब देखें आपने जैसे इंटर को प्रेस किया तो पंजाब में से लाहौर की टोटल सेल इतनी है। अब अगर मैं इसको राइट की तरफ ले जाता हूँ कंट्रोल आर से, तो अब यहाँ अगर देखें तो हाँ, अब एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जब हम राइट की तरफ गए हैं तो कुछ चीजों को एब्सोल्यूट करना था जिनको हमने एब्सोल्यूट नहीं किया। अच्छा, इसको, अच्छा अब देखें फार्मूले को यहाँ पे, तो आपका सम इफ आ रहा है, सम इफ के बाद आपने लाहौर को लिया, लाहौर के बाद आपने राइट की तरफ ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे इसको चेंज होना चाहिए था, उससे पहले आपको इसको भी चेंज होना चाहिए। इसको हो क्या गया, इसको यहाँ से उठाते हैं दूसरी शीट पे ले जाते हैं, इस शीट में थोड़ा सा मसला हो चुका है। ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हम यहाँ से पंजाब और केपीके को अलग अलग करें, और उसके ऊपर जो है हम लाहौर और पिशावर वगैरह को अलग। अच्छा एक काम और भी आप कर सकते हैं, डेटा आप एक ही दफा यहाँ से उठा लें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, Alt+AM को प्रेस करें, ताकि आपकी डुप्लीकेट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। जैसे ही आपने यहाँ पे Alt+AM को प्रेस किया, आपके डुप्लीकेट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया गया। इस डाटा को अब आपको चाहिए ऊपर, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, कैसे, Alt+ES और ट्रांसपोज किया। अब ये वाला डाटा आपको नहीं चाहिए, तो इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं सम इफ्स का, तो आपने यहाँ पे लगाया सम इफ, उसके बाद आपने लगाई यहाँ पे सम रेंज, तो ये आपके पास सम रेंज है। पहला क्राइटेरिया रेंज आपके पास कहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। F4 से आप इसको एब्सोल्यूट भी कर देंगे। इसका क्राइटेरिया कहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। आपने जैसे एंटर किया तो इसने आपको यहाँ पे पंजाब का टोटल दे दिया। अब सेकंड क्राइटेरिया रेंज आपके पास कहाँ पे मौजूद है, वो है जी आपके पास ब्रांचेस के अंदर। तो आपने कामा के बाद आपने यहाँ पे दिया ब्रांच, ब्रांच आपने देने के बाद इसका क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटर को आपने प्रेस किया तो इसने आपको बताया कि लाहौर का टोटल जो है वो क्या बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है। अब हमें इसको आगे पीछे की तरफ एब्सोल्यूट राइट की तरफ और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है। तो देखिए जब हम नीचे की तरफ इसको लेके आते हैं, कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे। अब हम नीचे की तरफ जब आए तो हमें क्या करना चाहिए था, ये जो एल है, ये जो लाहौर लिखा हुआ है, हमें चूंकि इसको राइट की तरफ भी लेके जाना है और नीचे की तरफ भी लेके आना है। तो एल के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस है इसको हमें एब्सोल्यूट करना है। तो किसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रो को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो रो से पहले हमने डॉलर का साइन लगा दिया, डॉलर का साइन यहाँ पे लगा दिया, और के को एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप राइट साइड की तरफ आप इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। अब देखें अगर कहीं से कोई रेंज यहाँ पे आउट हो रही है तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। पिशावर में, पंजाब में पिशावर नहीं है, पंजाब के अंदर मुल्तान आ रहा है, तो आपको ये, अच्छा अब ये वाला जो हमारे पास रेंज थी के वाली, इसके हमें यहाँ पे कॉलम को एब्सोल्यूट करना था, और राइट साइड की तरफ आप कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे, आपको वैल्यूज यहाँ पे सारी मिलनी शुरू हो चुकी है। कराची, पंजाब के अंदर जो आपके पास प्रोविंसेस आ रहे हैं उनका डाटा वहां पे चला गया, सिंध के अंदर जो आ रहे हैं उनका डाटा वहां पे चला गया, पिशावर का डाटा वहां पे चला गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास दो लिस्टें मौजूद हैं, आपने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक आईडी दिया हुआ है, और ये आईडी जो है इसका यूनिक होना भी जरूरी है। आपके पास यहाँ पे डाटा आया तो ये था जुलाई का पुराना डाटा,
इसके साथ आपके पास एक और डाटा आ गया। इसी डाटा को अगर मैं कॉपी करके ले जाना चाहूँ तो मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट अ कॉपी, और यहां से इसको मूव कर दूंगा नेक्स्ट की तरफ। अब ये मेरे पास आ गया अगस्त का डाटा। ये एक था जुलाई का डाटा, दूसरा था अगस्त का डाटा। दोनों के अंदर मेरे पास कॉमन क्या है, वो है आईडीज। आईडीज को कॉमन करने के लिए मैंने कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया, शीट के ऊपर। तो अब जो मैं काम करूंगा वो दोनों शीट्स के ऊपर होगा। अब जो मैं काम करूंगा वो दोनों शीट्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 1105 लिखना है, नीचे की तरफ इसको मुझे ड्रैग करना है। अब ये इसको मैं क्या करूंगा, अगर सीरीज नंबर इसको असाइन करना चाहते हैं तो सीरीज नंबर भी असाइन करना चाहते हैं। अब देखें ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और जो साथ वाली शीट है ये यहाँ पे भी हो चुका है। दोनों शीट्स में ये डाटा लिखा गया है। कौन से वाला डाटा, जो हमारे पास आईडी था, ये वाला आईडी। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आप इसमें सीरीज नंबर देना चाहते हैं तो आप फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे आईडीज जो हैं वो यहाँ पे अब आ चुके हैं, और ये यूनिक आईडीज हैं। अब कहने का मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं, जुलाई का डाटा था आपके पास, अगस्त का डाटा आ गया। आपसे किसी ने कहा कि जी जुलाई के डाटा के साथ अगस्त के डाटा को जरा कंपेयर करके देखें, बीच में कितना को फर्क आया हुआ है, क्या नई एंट्रीज आई हुई हैं। अब आपके जहन में क्या क्वेश्चन पैदा होता है, इसका रिप्लाई आप क्या करेंगे। मेरे जहन में आ रहा है कि जी मैं यहाँ पे वी लुकअप को अप्लाई करूँ। दो शीट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए आपको वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। एक शीट से डाटा उठा के दूसरी शीट पे ले जाने के लिए आपको वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू का होना जरूरी है, लुकअप वैल्यू का यूनिक होना जरूरी है, और लुकअप वैल्यू का दोनों शीट्स के अंदर मौजूद होना भी जरूरी है, तब जाके लुकअप काम करता है, अदरवाइज लुकअप काम नहीं करता। अब देखें, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। जुलाई का डाटा था और मैंने यहाँ पे एक आईडी लगा दिया, वो 1123 के बाद मैंने यहाँ पे 1124 कर दिया, यहाँ पे 1125 कर दिया। अब मैं जुलाई अगस्त के डाटा को उसके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, कंपेयर। तो वी लुकअप आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, इस शीट में मुझे सिर्फ एक ही कॉलम से करना है ताकि पता चले कि कोई मसला तो नहीं आया। तो एक ही कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। अब एक ही कॉलम है तो मैं यहाँ पे एक दूंगा कॉलम इंडेक्स के तौर पे, और यहाँ पे कामा लगा दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1105 आ चुका है। नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर लें, आपको बताएगा कि ये वाली वैल्यू आपकी, ये जो कोड है ये वहां पे मौजूद नहीं है, ये वाला कोड वहां पे मौजूद नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाजमी बात है ये दोनों कोड नहीं मिलेंगे। दो शीट्स को आपस में, अब इस शीट को उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, अगस्त की शीट को, जुलाई की शीट को अगस्त के साथ, तो फिर दोबारा वी लुकअप आप अप्लाई करेंगे। ये वाली आपकी लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे जाते हैं और ये पूरे का पूरा कॉलम आप दे देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर 1 कामा लगाया, कामा के बाद जो लोग कहते हैं जी ट्रू फॉल्स, वो यहाँ पे जरूरत नहीं होती। अगर आप सिर्फ कामा लगा देते हैं, ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है। अब देखें, ये वो वैल्यूज हैं जो कि अगस्त में नहीं है, और ये दो वो वैल्यूज हैं जो कि जुलाई में नहीं है। तो दो वैल्यूज को हम, दो शीट्स को आपस में कंपेयर किया और दोनों से हमारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। आप यही काम, अगर आपको अगर राइट साइड से डाटा लेना है तो वी लुकअप अच्छे तरीके से ये काम कर लेता है, लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड से डाटा लेना है तो वी लुकअप ये काम नहीं करता। उसके लिए आपको फिर एक्स लुकअप की जरूरत पड़ती है। एक्स लुकअप 2021 में आया, 365 के अंदर अभी तक काम कर रहा है, और आगे भी ये काम करता रहेगा क्योंकि ये एक नया फंक्शन है। एक्स लुकअप क्या कर सकता है, दोनों साइड से डाटा निकाल के दे सकता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, एक लुकअप अरे और एक रिजल्ट अरे। अब वो आप कोई भी दे दें, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि किसी भी सैलरी के अगेंस्ट मुझे उसका नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए। किसी भी सैलरी के अगेंस्ट मुझे उसका नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ले लेता हूँ। अब मुझे जरूरत किस चीज की है, जरूरत इस चीज की है कि मैं यहाँ पे सैलरी लिखूं और दूसरी साइड पे उसका नाम नंबर आ जाए। यहाँ पे सैलरी लिखूं और दूसरी जगह पे उसका नाम नंबर आ जाए। सैलरी लिखने के लिए ये वाला सेल है, एक्स लुकअप को यहाँ पे यूज करूंगा। एक्स लुकअप, इसको भी लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। एक्स लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारे के सारे लुकअप के फंक्शंस हैं और उनको लुकअप वैल्यू जरूर चाहिए होती है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो सैलरी लिखी जाए, तो अब ये तो हो गया मेरा लुकअप वैल्यू। सैलरी लिखूंगा तो लुकअप अरे भी वही होगा जो लुकअप वैल्यू है। क्या है जी, सैलरी। सैलरी के पूरे कॉलम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। रिजल्ट अरे मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास उसका आईडी आ जाए। इंटर को प्रेस कर दें, इसको यस कर दें, इसका कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे आप सैलरी लिखें, मैं यहाँ पे ये वाली सैलरी लिखता हूँ, इसको मैंने यहाँ
इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखें इसने मुझे क्या बताया कि ये जो सैलरी है ये इस बंदे की है, इसकी, ये जो 1106 है ना, ये सैलरी इसकी है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस सैलरी के अगेंस्ट आपको इसका ब्रांच का नाम भी मिल जाए, तो फिर सिंपल आपको क्या करना है, ये जो रेंज है ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैं सी तक ले आता हूँ। सी तक लाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इंटर प्रेस किया। मैं जरा लगा लूँ यार चार्जर, बैटरी गई। सॉरी सॉरी। अब ठीक हो गया। इससे पहले कि बैटरी जाती ही हमें पता लग गया। ठीक है जी। तो क्या किया हमने, हमने इस वैल्यू के अगेंस्ट हमें डाटा चाहिए था, जो डाटा हमने यहां से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, के साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है जी। तो आप देखें क्या हो गया, इसने आपको बताया कि इस सैलरी के अगेंस्ट आपके पास 1106 और पिशावर है। ठीक है, तो एक्स लुकअप दोनों साइड से डाटा आपको लुकअप करके दे सकता है। अगर आपको पिक्चर को लुकअप करना हो तब भी आपको एक्स लुकअप की जरूरत है। अगर पिक्चर को लुकअप करने के लिए आपके पास एक्स लुकअप नहीं है तो फिर आप इंडेक्स और मैच को यूज करते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपके लिए किसी एक रेंज के अंदर जाके आपको बताता है कि इस कॉलम और रो के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखें मैंने ये पूरे का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर, और अब पहला क्या है, रो नंबर, दूसरा क्या है, कॉलम नंबर। मैं चाहता हूं रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 5 6 में या 5 में क्या लिखा हुआ है, तो ये मुझे बताएगा। इंडेक्स क्या बता रहा है, आपकी रो और कॉलम नंबर के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 34,592। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये रो नंबर 5 है और कॉलम नंबर भी 5 है। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो, अच्छा अब मैच क्या करता है, मैच मुझे ये बताता है कि ये वैल्यू इस इंडेक्स इस अरे के अंदर कहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए मैच क्या करता है, क्योंकि मैच भी एक फंक्शन है लुकअप का, इसको भी लुकअप वैल्यू चाहिए। ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे किस नंबर पे लिखी हुई है, इंटर को प्रेस करें, क्या बता रहा है 19 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना पड़ेगा। क्या बता रहा है 5 के ऊपर। ये वैल्यू इस पूरे अरे में कहाँ पे लिखी हुई है, 5 नंबर पे, ये वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ से रो नंबर को चेंज कर दूं और मैं कहूँ जी के 8 नंबर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है। और मैच क्या कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि ये वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, 8 नंबर रो के अंदर। अब अगर आपको ये पता चले कि आपके पास एक लंबी चौड़ी शीट है जिसके काफी सारे हेडिंग्स हैं, और आप जब वी लुकअप को यूज करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होना चाहिए, वहां पे आप मैच को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं यहीं पे इसको आपको यूज करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट जो है वो डाटा लेना है, या मैं इसको यहाँ से ले जाके दूसरी शीट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्या करना है जी, आईडी के अगेंस्ट मुझे डाटा लेना है, तो वी लुकअप को यूज करूंगा और इसके लिए आईडी ये है, और उसके बाद कामा लगाऊंगा। डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, कंप्लीट डेटाबेस मैंने यहाँ से ले लिया। और अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास नेम है, ये नेम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसका कॉलम इंडेक्स नंबर दूं, मैं यहाँ पे मैच को यूज करूंगा। मैच के लिए लुकअप वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। इस लुकअप वैल्यू को मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रहा हूँ पूरे के पूरे इस मुकम्मल हेडिंग में, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा, इंटर को प्रेस करूंगा। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एनए आ रहा है। वजह क्या है, अभी तक आपने आईडी नहीं दी, आईडी दे तो आपके पास यहाँ पे केपीके आ चुका है। अब आपको इसको यहाँ की तरफ ड्रैग करने की जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ एक ही सेल को आप एब्सोल्यूट करते हैं, और वो कौन सा है, वो है आपके पास B2। लेकिन शीट के अंदर रहते हुए आपको एब्सोल्यूट जरूर करना है। अगर दूसरी वर्कबुक है तो वहां पे एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अब इसको भी शीट सी, इसको जरूरत नहीं है, और इसकी जरूरत है, इसको एब्सोल्यूट करना है। अब इसको मैं राइट की तरफ जैसे ही कंट्रोल R से प्रेस करता हूँ, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। जो वैल्यूज आपके पास नहीं आ रही, या तो ये रेफरेंस में नहीं है, या फिर ये रेफरेंस से बाहर है। ठीक है, तो आपके पास ब्रांच आ गया है, रीजन आ गया, सेल आ गया है, और आगे आपके पास रेंट रेफरेंस में नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यही वो वैल्यूज थी जो आपके पास वहां से आ रही हैं, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आईडी चेंज करेंगे, डाटा खुद ब खुद यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, टाइम रह गया जी आपके पास 1.5 मिनट का, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया।
टाइम का मसला है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको स्किप करना पड़ गया। ठीक है, और कुछ समझ आ गई होगी, कुछ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगर समझ आ जाती है तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर समझ नहीं आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, लेकिन अपना मैसेज छोड़ के उसके बाद वेट कीजिएगा। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 1 मिनट है। जी कुदूस, थैंक यू। ठीक है जी, एवरीथिंग इज ओके। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।